इसी तरह से शुरू में आपके पास ए और बी जब आपस में मिलते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है, क्योंकि ए और बी की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होता है, अभी हम देख लेंगे। क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं, जब कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो वो मॉलिक्यूल आपस में बहुत सारे मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे होते हैं, तो इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी ज्यादा होता है। लेकिन जिस वक्त आपके पास सी और डी की कंसंट्रेशन जो जो इंक्रीज होती है तो ये मॉलिक्यूल वापस आपस में मिलकर रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, ए और बी वापस से बना देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। तो ये आपके पास क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन है। और ये आपके पास क्या था, फॉरवर्ड रिएक्शन था कि ए और बी जब आपस में मिलेंगे तो सी और डी बनाएंगे, जिसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। बैकवर्ड रिएक्शन में ये दोनों रिएक्टेंट होंगे और ये आपके पास क्या बना लेंगे, ए और बी बना लेंगे, ठीक है ना। अब अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो आपके पास क्या है, रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अब हम फॉरवर्ड की रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन को अगर आप लोग देखें तो क्या है, ए और बी मिलकर सी और डी बना लेते हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है, ये वाला रिएक्टेंट है। तो क्या होगा आपके पास, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, ठीक है ना, रेज टू इट्स पावर ए। इसी तरह से बी है रिएक्टेंट, और ये आपके पास लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ बी, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, और इसके साथ जो भी कोएफिशिएंट है इसको हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे। इसी तरह से आपके पास रेट या स्पीड इज इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो यहां पर इज इक्वल टू लगाएंगे और एक कांस्टेंट लगाएंगे, क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है तो इसको हम लिखते हैं के एफ, साथ में स्मॉल एफ लिखेंगे, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी, ठीक है ना। अब यहां पर आपके पास जो के एफ है ना, के एफ आपके पास क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है ना, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है ना। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, और जो इसके कोएफिशिएंट है हमने पावर की फॉर्म में लिखा, हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इज इक्वल टू और कांस्टेंट लगाया। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसको हम के एफ लिखते हैं, और ये रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो रेट इज इक्वल टू के एफ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, ठीक है ना। तो ये आपके पास रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन है। अभी हम देखते हैं रेट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। क्या देखते हैं, रेट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है ना, बैकवर्ड रिएक्शन। तो अगर आप लोग बैकवर्ड रिएक्शन देखें तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, C प्लस डी, इस केस में आपके पास क्या बन जाएंगे, रिएक्टेंट बन जाएंगे, और A और B आपके पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो बैकवर्ड रिएक्शन में C और D आपके पास क्या है, रिएक्टेंट है। तो आपके पास क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब C और D है, तो लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ C, कोएफिशिएंट आपके पास स्मॉल c है। इसी तरह इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे n2 कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D, स्मॉल d इसका कोएफिशिएंट पावर की फॉर्म में लिखेंगे। तो सेम इसी तरह से बच्चों अगर आप लोग देखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाएंगे k, चूंकि ये बैकवर्ड रिएक्शन है तो हम साथ में छोटा सा b लिखेंगे, n2 आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C n2 कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D, ठीक है ना। इसी तरह से ये जो हमारे पास के बी है इसको हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं फॉर बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन, ठीक है ना, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। बच्चों अब आपको पता है, जारी बात है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा होता है, फिर आपके पास आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम हो जाता है क्योंकि कंसंट्रेशन भी कम होता है, और फिर आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो बढ़ जाए तो बैकवर्ड रिएक्शन भी स्पीड अप होता है। एक वक्त ऐसा आता है कि जिस स्पीड के साथ रिएक्टेंट सी और डी में कन्वर्ट होते हैं, ए और बी, इसी स्पीड के साथ आपके पास सी और डी वापस ए और बी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब दोनों का स्पीड बराबर हो जाए, दोनों का रेट बराबर हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जिसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में डिटेल में बात की थी। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आता है, एक ऐसा पॉइंट जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इसमें तो क्या आता है, इक्विलिब्रियम आता है। तो हम बोल सकते हैं कि आपके पास H
इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है किसका, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का। इस स्टेट को रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास रिवर्सिबल है, जिसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट पर दोनों का रेट आपके पास क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं या डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। भाई इसको हमने ग्राफ से भी एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने एक ग्राफ बनाया था, और ग्राफ में भी हमने इस बात को देखा था कि अगर हम ग्राफ बना लेते हैं किसके दरमियान में, एक तरफ हम लेते हैं टाइम को एक्स एक्सिस पे और इस तरफ हम लेते हैं रेट को, ठीक है ना। तो हमने देखा था शुरू में आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है, ठीक है ना, तो आपके पास कंसंट्रेशन जो कम होता जाएगा तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसी तरह से शुरू में प्रोडक्ट जीरो था, तो जो आपके पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो टाइम गुजरने के साथ साथ ये प्रोडक्ट आपके पास रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट है उसकी स्पीड शुरू में स्पीड अप होता है, जो कंसंट्रेशन बढ़ जाए, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है जहां पर आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और जो आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन का रेट है ये आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बिल्कुल इक्वल हो जाता है। तो बच्चों आप यहां पर देखें, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट यहां पर आपके पास क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, मतलब यहां से नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, कांस्टेंट स्लोप बन रहा है आपके पास, एक सीधी लाइन बन रही है। तो इसका मतलब इसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन केएफ। इसी पॉइंट पर अगर आप लोग देखें तो बैकवर्ड रिएक्शन भी क्या है आपके पास, कांस्टेंट हो गया, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं के बी, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो दोनों आपके पास दोनों की रेट क्या हो गई है, इक्वल हो गई। तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो यही तो हमने लिखा है कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है बराबर हो जाता है किसके, जिस स्पीड के साथ वापस प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम पर इन दोनों के रेट्स बराबर हो जाते हैं। तो अब हमने लिखा था ये रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन है, और फिर हमने ये लिखा था रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है ना। तो हम लिख लेते हैं, इसकी जगह पर वैल्यू पुट कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। तो हमने क्या करना है, इक्विलिब्रियम में इनकी वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बोल दूं कि आपके पास ये रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन है, आर एफ से रिप्रेजेंट करता हूं, बराबर हो जाता है इक्विलिब्रियम पे रेट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन का, आर बी, जिसको मैं लिख लेता हूं, ठीक है ना। अब चूंकि जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो हम लिख लेते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या था, के एफ था, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी इज इक्वल टू, फिर आपके पास क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हमने लिखा था के बी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी। अब इसी क्वेश्चन को रीअरेंज करें, यहां पर ही आपके पास ए और बी इधर आपके पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। यहां आपके पास के भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब मैं लिख सकता हूं कि आपके पास के एफ डिवाइड बाय आपके पास क्या है, के बी यहां से आया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास ए बी जो कंसंट्रेशन है इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, के बी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी इनटू आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी डिवाइड बाय आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब आपके पास ए की पावर ए इनटू आपके पास बी की पावर बी। अब अगर आप लोग देखें, के एफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन है और के बी आपके पास रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन है, तो आपके पास के एफ डिवाइड बाय के बी दोनों आपके पास क्या है, रेट कांस्टेंट है फॉर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन। इनका रेशियो जो है वो आपके पास बराबर हो जाता है किसका, एक न्यू कांस्टेंट का, जिसको हम क्या बोलते हैं, केसी बोलते हैं। मतलब आपके पास इक्विलिब्रियम पे है ना, के एफ इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, आपके पास इसी इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, इसका रेशियो केसी के बराबर है, जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी इनटू आपके पास डी की पावर डी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। तो ये आपके पास केसी आ गया, ठीक है ना। अब इक्विलिब्रियम पर
जो भी आपके पास रिएक्टेंट है या जो भी आपके पास प्रोडक्ट है, उनकी कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बोलते हैं। और केसी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? केसी आपके पास बेसिकली रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन का रेशियो है, जिसको हम क्या बोलते हैं? केसी बोलते हैं। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि केसी किसके बराबर होता है? और ये केसी बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहां पर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनका जो रेशियो है वो किसके बराबर हो जाता है? केसी के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? केसी के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से हम लॉ ऑफ मास एक्शन को यूज करते हुए केसी को हम क्या करते हैं? डिराइव करते हैं। ठीक है ना। अब अक्सर जब हम गैस की बात करते हैं तो गैस के लिए हम केसी की बजाय हम केपी लिखते होते हैं। ठीक है ना, फॉर गैसेस। इसको हम थोड़ा इस तरह से लिख लेते हैं, केपी इज इक्वल टू, देखिए यहां पर कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन को हम क्या लेते हैं? पार्शियल प्रेशर के बराबर लेते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन का। तो कंसंट्रेशन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? P। तो यहां पर हमने कंसंट्रेशन की जगह स्क्वायर ब्रैकेट लिखा था, तो C का मतलब कंसंट्रेशन या स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं इसको रिप्लेस करके इसकी जगह P लिख सकता हूं। तो क्या लिखूंगा? कंसंट्रेशन ऑफ C है तो मैं लिखूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ C। पावर C है तो इसको लिखूंगा पावर C। अब स्क्वायर ब्रैकेट को मैंने हटा दिया। इसी तरह से फिर आपके पास D है कंसंट्रेशन, तो चूंकि गैसेस है तो मैं क्या लिखूंगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ D, पावर आपके पास क्या आएगा? स्मॉल d, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A, तो कंसंट्रेशन की जगह मैं क्या लिखूंगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ A और पावर आपके पास स्मॉल a। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ B और आपके पास पावर स्मॉल b। तो ये आपके पास गैसेस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाता है, जिसको हम केसी की बजाय केपी लिख लेते हैं, क्योंकि गैसेस को हम पार्शियल प्रेशर की टर्म में मेजर कर सकते हैं ज्यादा आसानी के साथ बजाय कंसंट्रेशन की। तो हमने केपी इसकी जगह क्यों लिखा? क्योंकि हम जानते हैं, रीजन क्या है कि हम प्रेशर पार्शियल प्रेशर को कंसंट्रेशन के बराबर क्यों लिखते हैं? क्योंकि आपके पास अकॉर्डिंग टू जनरल गेज इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू आपके पास क्या है? एनआरटी है। तो अगर मैं पी को इधर छोड़ दूं, वॉल्यूम को उधर लेकर जाऊं, तो एन डिवाइड बाय वी है इज इक्वल टू आपके पास क्या है? आरटी है। अब बच्चों आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल टू आपके पास क्या है? CRT है। R जनरल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी अगर आपके पास कांस्टेंट है, लॉ ऑफ मास एक्शन में हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, R तो है ही जनरल गैस कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कांस्टेंट और इक्वलिटी को रिप्लेस करेंगे तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। इसका मतलब कंसंट्रेशन और जो आपके पास पार्शियल प्रेशर है ये आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है। तो मैं कंसंट्रेशन की जगह पर क्या लिख सकता हूं? P लिख सकता हूं। तो अगर आपके पास गैसेस होंगे तो हम जो कंसंट्रेशन है स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पर क्या लिखेंगे? इसकी जगह पर हम P लिखेंगे। तो Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर D डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर A और पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर B। तो ये आपके पास क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैसेस या इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर हम इसको बोलते हैं। तो बच्चों ये आज का लेक्चर था, जिसमें हमने शुरू में इंट्रोडक्शन देखा इसका कि भाई आपके पास जो इक्विलिब्रियम का क्या कहते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन है, इसको दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, CM गुलबर्ग और आपके पास पीटर वेग ने इन 1864 में। और ये रिलेशन बताता है रेट ऑफ रिएक्शन का और आपके पास जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा करेंगे तो रेट भी आपके पास या स्पीड ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसको कम करेंगे तो आपके पास रेट भी क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन कम करने से रेट भी कम हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने जो एक्टिव मास है इसको देखा, सॉलिड की केस में देखा, लिक्विड की केस में देखा और फिर आपके पास गैसेस की केस में देखा। तो लिक्विड की केस में हमने दो केसेस देख लिए, एक केस में हमने 1 के बराबर लिया था और एक केस में हमने मोलर कंसंट्रेशन के ही बराबर लिया था। फिर हमने जो केस है इसको डिराइव किया, जिसका मैथमेटिकल फॉर्म आपके पास केस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इन दोनों का जो रेशियो है इसको हम क्या बोलते हैं? केसी बोलते हैं। तो बच्चों शुरू से लेकर इसको एंड तक जरूर देखना है और हर एक पॉइंट को अपने साथ साथ नोट करना है। थैंक यू वेरी मच।